हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया हैं और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही है। हम जीएसटी की रिवीजन कर रहे थे और ये रिवीजन का छठा लेक्चर है सीरीज का। अभी तक हमने जीएसटी रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिया है, चार्ज ऑफ जीएसटी का टॉपिक रिवाइज कर लिया है, एंड देन सप्लाई के तीन इंपॉर्टेंट पिलर्स जो है वो भी हमने रिवाइज कर लिए थे, जिसमें हमने वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई एंड टाइम ऑफ सप्लाई को रिवाइज किया था। ठीक है, चलिए हमारी ये सिक्स्थ लेक्चर, सिक्स्थ क्लास, सिक्स चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में मैं आप सबके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। इस टॉपिक का नाम है इनपुट टैक्स क्रेडिट। आपके पेपर में कम से कम 5 से 8 नंबर की वेटेज मान के चलिए, बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मल्टीपल क्वेश्चंस में यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है। मतलब एक कॉन्सेप्ट से आपके कई क्वेश्चंस में इसका इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रैक्टिकली के पॉइंट के हिसाब से भी देखेंगे तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अल्टीमेटली जितने भी जीएसटी में लिटिगेशन होते हैं, जितने भी विवाद होते हैं, मुद्दे होते हैं, वो सारे के सारे आईटीसी से ही रिलेटेड है, इनपुट टैक्स क्रेडिट से ही रिलेटेड है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ध्यान से हम सारे पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे। ये जो चैप्टर के नोट्स है ये भी मैं जो है कमेंट में ऐड कर दूंगा, तो आप इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो और अच्छे से इस चैप्टर को रिवाइज करते हैं। हमारा टारगेट है कि जीएसटी में 50 मार्क्स में से हम 40 प्लस स्कोर करें, तो उसके लिए जरूरी है ये चैप्टर आपका सबसे बढ़िया तरीके से प्रिपेयर हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक इनपुट टैक्स क्रेडिट। कुछ बेसिक जान लेते हैं। सबसे पहली बात, आईटीसी हर बिजनेस के लिए एक बहुत वैल्यूएबल एसेट है, क्योंकि आईटीसी बेसिकली जो टैक्सेस आपने सरकार को ऑलरेडी पे कर दिए हैं, जब आपने गुड्स या सर्विसेज परचेज किए होंगे तो उस समय आपने जो जीएसटी पे किया होगा वही आपका क्रेडिट बनता है, वही टैक्स आप क्लेम करते हो। जब आपको आउटपुट पे करना होता है तो उसके बेस में एडजस्ट करवाते हो। तो सर ये बहुत वैल्यूएबल एसेट है। एग्जैक्टली आईटीसी होता क्या है पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूं। वैसे तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि आईटीसी होता क्या है, बिकॉज हम रिवीजन कर रहे हैं। तो आईटीसी से जो है आप पहले से ही जो है इन्फॉर्म्ड हो कि एग्जैक्टली आईटीसी होता क्या है। बट स्टिल आईटीसी मींस इनपुट टैक्स क्रेडिट। जब हम एज अ बिजनेसमैन जब हम एज अ बिजनेसमैन गुड्स या सर्विसेज परचेज करते हैं, एज अ बिजनेसमैन जब हम गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं, तो जब जिससे हम परचेज करके लाए हैं हम उनको जीएसटी पे करके आते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर हमने उनको जीएसटी पे किया होता है। तो गवर्नमेंट कहती है कि ये जो जीएसटी आपने परचेज के समय पे किया है इसे हम आपका इनपुट टैक्स बोलेंगे। परचेज के समय जो आपने जीएसटी पे किया है दैट विल बी योर इनपुट टैक्स, एंड आप इसका क्रेडिट ले सकते हो, आप इसका क्रेडिट क्लेम कर सकते हो। देन इट बिकम्स इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसका मतलब सर जब आपको आउटपुट टैक्स पे करना होगा, सेल के समय आप जो कस्टमर से आउटपुट टैक्स कलेक्ट करते हो और फिर वो आपको गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करवाना होता है, गवर्नमेंट के पास आप इसको डिपॉजिट करवाते हो, तो गवर्नमेंट कह रही है कि ये जो इनपुट टैक्स आपने पे किया है हम आपको इसको नेट करने की परमिशन दे देंगे। जो बचा हुआ नेट अमाउंट है दैट इज रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड विद गवर्नमेंट। मतलब अगर मान लीजिए आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट 100 रुपए था एंड आपका आउटपुट टैक्स बना 150, तो नेट में आपको 50 ही सरकार को देना पड़ेगा। तो दिस इज द होल पॉइंट ऑफ द आईटीसी कि अल्टीमेटली आपने जो टैक्स पे किया है उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा, और जब आप आउटपुट टैक्स पे करने जाओगे तो आपको सारा अमाउंट नहीं पे करना पड़ेगा, उस टोटल अमाउंट में से जो ऑलरेडी आपने पे कर दिया उसको नेट करके बचा हुआ ही पैसा देना पड़ेगा। तो बीइंग अ बिजनेसमैन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट अमाउंट हो जाता है। जितना ज्यादा आईटीसी होगा उतना ही आउटपुट कम पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो आईटीसी इज जस्ट लाइक एन एसेट, ये एक एसेट के जैसा है। और आईटीसी तीन चीजों पे आ सकता है, या तो ये इनपुट गुड्स का होगा, या ये इनपुट सर्विसेज का होगा, या ये कैपिटल गुड्स का होगा। जब भी हम आईटीसी क्लेम करते हैं इट कुड बी रिलेटेड टू इनपुट गुड्स, कैपिटल गुड्स या फिर इनपुट सर्विसेज। जब भी आप कोई भी आईटीसी क्लेम करोगे ये हमेशा इन तीन में से किसी एक चीज का होगा। या तो ये इनपुट गुड्स का होगा, इनपुट गुड्स मतलब वो सारे कंज्यूमेबल्स, वो सारे गुड्स, रॉ मटेरियल जो आप अपने बिजनेस में कंज्यूम कर लेते हो। या वो कैपिटल गुड्स का होगा, इसका मतलब वो आपकी फिक्स्ड एसेट्स का होगा जो आप अपने बिजनेस में फिक्स्ड एसेट यूज करते हो। लाइक मान लीजिए एक बिजनेसमैन एसी परचेज करके लाया है, फर्नीचर परचेज करके लाया है, प्लांट एंड मशीनरी खरीद के लाया है, जिन्हें वो अपने बुक्स में कैपिटलाइज करेगा, वो सारे कैपिटल गुड्स कहलाते हैं। या फिर जो सर्विसेज हैं, लाइक आपने रेंट पे जीएसटी पे किया है, आपने ऑडिटिंग सर्विसेज पे जीएसटी पे किया है, आपने कोई भी चार्जेस है, सर्विस चार्जेस हैं, कोई भी कंसल्टेंसी फीस पे की है जिसके ऊपर आपने जीएसटी पे किया है,
तो बेसिकली जब भी हम आईटीसी क्लेम करते हैं, ये तीन में से किसी एक चीज का हो सकता है। इट मे बी रिलेटेड टू इनपुट गुड्स, और इट मे बी रिलेटेड टू कैपिटल गुड्स, और इट मे बी रिलेटेड टू इनपुट सर्विस। आईटीसी इज फ्रीली अवेलेबल, ये कुछ कॉमन पॉइंट है जो आपको पूरे चैप्टर में हेल्प करने वाले हैं। आईटीसी इज फ्रीली अवेलेबल, इसका मतलब सर आईटीसी जो है वो हमेशा आप हर चीज का अवेल कर सकते हो जो भी गुड्स और सर्विसेज आपने खरीदे हैं, अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज। तो ये चीज पूरे जीएसटी लॉ में कॉमन है। जीएसटी लॉ का पर्पज ये था कि आईटीसी सबको फ्रीली अवेलेबल हो, सारे ट्रांजेक्शन का आईटीसी मिल सके, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, मतलब सबका मिलता है अनलेस गवर्नमेंट प्रोहिबिट करेगी। नो वन टू वन रिलेशन रिक्वायर्ड, आईटीसी के लिए कोई वन टू वन रिलेशन की जरूरत नहीं है। लाइक मान लीजिए अगर मैंने ए और बी दो चीजें खरीदी है, दोनों का आईटीसी में क्लेम कर सकता हूं, और बेचा सिर्फ मान लो सी है, तो आई कैन यूज आउटपुट इनपुट टैक्स ऑफ ए एंड बी फॉर द आउटपुट टैक्स ऑफ सी। मतलब ए और बी का इनपुट सी के आउटपुट के अगेंस्ट में एडजस्ट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ए और बी का इनपुट सिर्फ ए और बी के ही आउटपुट के अगेंस्ट में एडजस्ट होगा। तो वन टू वन रिलेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और आईटीसी बेसिकली टैक्सेस हैं जो आपने पे कर दिए हैं परचेज के समय, जिसका सरकार आपको क्रेडिट दे रही है, बट इसका रिफंड बहुत रेयर केसेस में ही मिलता है। तो आईटीसी कैन नॉट बी रिफंडेड एक्सेप्ट कुछ जो फ्यू केसेस हैं, जो रेयर केसेस हैं, ऑल्दो हमारे सीए इंटर के सिलेबस में नहीं है, बट मेन दो केसेस आप याद रख सकते हो। वन इज एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट जब आप करते हो तो सरकार आपको आईटीसी रिफंड करती है, या फिर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जहां पे आउटपुट टैक्स इज मोर आउटपुट टैक्स इज लेस देन द इनपुट टैक्स, मतलब इनपुट टैक्स ज्यादा रेट से लग रहा है और आउटपुट टैक्स कम रेट से लग रहा है। ये दो मेन केसेस होते हैं जहां पे आपको आपका आईटीसी का रिफंड भी मिल सकता है। एंड लास्टली, आईटीसी इज अवेलेबल फॉर एवरी गुड्स एंड सर्विसेज, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। कुछ चीजों में अलाउड नहीं है, दैट इज ब्लॉक्ड क्रेडिट। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको आईटीसी की ध्यान रखनी है। अब जल्दी से हमारे इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में कुल तीन चीजें हमें यहां पे पढ़नी है रिलेटेड टू आईटीसी। आईटीसी के रिगार्डिंग हमें तीन चीजें पढ़नी है। सबसे पहले सेक्शन 16, आईटीसी के रिगार्डिंग हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेक्शन 16। सेक्शन 16 हमें बताता है कि आईटीसी अगर आपको क्लेम करना है तो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो हमें फुलफिल करनी पड़ेगी। सेक्शन 16 बताएगा कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आईटीसी आप क्लेम कर पाओगे। या एक दो कंडीशन ऐसी भी है जो आईटीसी क्लेम करने के बाद भी आपको फुलफिल करनी होती है। देन सेक्शन 17, वैसे तो इसमें दो मेन मुद्दे कवर किए गए हैं कि पहली बात, अगर आपने कोई आईटीसी क्लेम किया है तो उस आईटीसी का यूज कैसे होगा। दैट मीन्स कि अगर मान लो वो आईटीसी जो आपने क्लेम किया है वो एक टैक्सेबल प्रोडक्ट से रिलेटेड है तो फिर क्या होगा। अगर वो आईटीसी जो आपने क्लेम किया वो एग्जम्प्ट प्रोडक्ट से रिलेटेड है तो क्या होगा, और अगर वो दोनों से रिलेटेड है तो क्या होगा। ये एक मुद्दा कवर किया गया। बट ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्शन 17 में, सेक्शन 17 सब सेक्शन 5, जहां पे एक लिस्ट दी गई है वो आइटम की जिनका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है, ब्लॉक्ड क्रेडिट, जिसमें बताया गया कि कौन कौन से ऐसे आइटम्स हैं जिनका आईटीसी आपको अवेलेबल नहीं होगा। एंड लास्टली सेक्शन 18 के भी कुछ प्रोविजन हमें यहां पे पढ़ने हैं। कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं जहां पे हमें आईटीसी का ट्रीटमेंट बताया जाता है स्पेशल केसेस में, तो ये हम रिवाइज करेंगे। ये तीन की सेक्शंस हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। वन बाय वन देखते हैं कि क्या क्या बातें बताई गई है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन 16। सेक्शन 16 कहता है आईटीसी एक आपकी एसेट है, ये हम मानते हैं, बट आपको अगर आईटीसी क्लेम करना है तो कुछ कंडीशंस हैं जो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। तो सेक्शन 16 उन कंडीशन के बारे में बताता है। जल्दी से पढ़ते हैं, सारी कंडीशन इंपॉर्टेंट है, जब आप क्वेश्चन करोगे तो उन सबको अप्लाई करना होता है। कंफर्म है 2 से 3 नंबर का काम आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन से जरूर देखने को मिलेगा। कंफर्म हर पेपर में होता है। तो क्या बताया गया सेक्शन 16 में, जल्दी से पढ़ते हैं कौन कौन सी कंडीशन लगाई गई है। सबसे पहली बात, बिजनेस पर्पस। अगर आप आईटीसी क्लेम करना चाहते हो तो सिर्फ उन गुड्स एंड सर्विसेज का आईटीसी क्लेम कर पाओगे जो बिजनेस पर्पस के लिए लाए गए हैं। अगर आप कोई चीज पर्सनल पर्पसेस के लिए, अपने होम कंजम्पशन, घर के लिए लेके आए हो तो फिर आपको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। लाइक एक बिजनेसमैन अपने घर में एसी लगा रहा है तो वो आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता, बिकॉज वो बिजनेस पर्पस के लिए नहीं आई है। तो पहली बात, कोई भी गुड्स एंड सर्विस जिसका आप आईटीसी लेना चाहते हो दैट शुड बी परचेज्ड फॉर बिजनेस पर्पस। और इस कंडीशन में एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि एक रजिस्टर्ड पर्सन ही आईटीसी क्लेम कर सकता है। ये ध्यान रखना, आईटीसी क्लेम करने का राइट सिर्फ एक रजिस्टर्ड पर्सन पे है, अनरजिस्टर्ड पर्सन क्लेम नहीं ले सकता। और सर हम जितना भी आईटीसी क्लेम करते हैं वो हमेशा हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाता है। ऑनलाइन हमारे 3 टाइप के लेजर बनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर
एंड इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी। आजकल एक रिवर्सल लेजर भी बनता है, बट ये 3 इंपॉर्टेंट है। इन्हें हम बाद में पढ़ेंगे जब हम हमारे टैक्सेस वाला टॉपिक पढ़ेंगे, टैक्स पेमेंट ऑफ टैक्सेस वाला, तो वहां पे बताया गया है कि 3 टाइप के लेजर होते हैं मेनली। तो बेसिकली जो भी आप क्रेडिट लेते हो वो एक लेजर में ऑनलाइन इकट्ठा हो जाता है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो पहली कंडीशन, आईटीसी आप तभी क्लेम कर सकते हो जब वो प्रोडक्ट, गुड्स और सर्विस बिजनेस के लिए आए हैं। सेकेंड कंडीशन, सर सबूत होना चाहिए, आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आप टैक्सेस देके आए हो। सर क्या सबूत हो सकता है? यू कुड हैव अ टैक्स इनवॉइस, आपके पास टैक्स इनवॉइस हो सकता है जो एक सबूत है कि आप टैक्स भर के आए हो। आपके पास डेबिट नोट हो सकता है, अगर आपने गुड्स इंपोर्ट करवाए हैं तो बिल ऑफ एंट्री हो सकता है, या फिर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट लाइक आईएसडी के थ्रू अगर आपको आईटीसी मिला है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, जो कॉमन आईटीसी को बांटते हैं, तो वो भी एक डॉक्यूमेंट इश्यू कर सकते हैं। आरसीएम की बात करें तो सेल्फ इनवॉइसिंग होगी, तो ये डॉक्यूमेंट होंगे, एविडेंस के तौर पर काम करेंगे कि आपने एक्चुअल में टैक्स पे किया है। इन डॉक्यूमेंट में आपका टैक्स चार्ज, डिस्क्रिप्शन एंड वैल्यू, जीएसटीएन ऑफ सप्लायर एंड रेसिपिएंट एंड पीओएस, मिनिमम ये 4 चीजें होनी जरूरी है। वैसे तो टैक्स इनवॉइस में क्या क्या होना चाहिए टैक्स इनवॉइसेस वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, बट एटलीस्ट ये कंटेंट होना कंपलसरी है। नो आईटीसी इज अवेलेबल वेयर एनी डिमांड हैज बीन कंफर्म्ड ऑन अकाउंट ऑफ फ्रॉड। अगर फ्रॉड कर रहे थे, सेक्शन 74 में आपकी चोरी पकड़ी गई, तो फिर सामने वाले को आप सप्लायर जो है वो आईटीसी पास ऑन नहीं कर सकता। मतलब मान लीजिए सप्लायर अगर ट्रांजेक्शन को छिपा रहा था, अंडर रिपोर्टिंग की जा रही थी ट्रांजेक्शन की, जानबूझ के आपने इनवॉइस नहीं बनाया था और चोरी पकड़ी गई, और अब आप इनवॉइस बना के कह रहे हो कि सामने वाले को आईटीसी हम दे देते हैं, रेसिपिएंट को आईटीसी मिल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो सेक्शन 16 कहता है पहली कंडीशन, बिजनेस पर्पस के लिए गुड्स एंड सर्विस आने चाहिए, दूसरा सबूत होना चाहिए टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट, तीसरा कम्युनिकेटेड इन जीएसटी रिटर्न। ये गवर्नमेंट ने प्रोसीजर बना रखा है, मैचिंग कॉन्सेप्ट, जब सप्लायर अपने इस ट्रांजेक्शन को अपनी जीएसटीआर 1 में रिपोर्ट करता है जो सेल की रिटर्न होती है, तो ये रेसिपिएंट की जीएसटीआर 2B में और 2A में ऑटो पॉपुलेट होता है। 2B बेसिकली एक फिक्स डेट पे बनती है, जो सिर्फ और सिर्फ उसमें ट्रांजेक्शन तभी जाएंगे अगर सप्लायर ने जीएसटीआर 1 समय से भरी हो। एंड गवर्नमेंट भी कहती है कि अगर वो 2B में आ रहा है तो ही आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। तो नेक्स्ट कंडीशन की वो आपकी रिटर्न में आ रहा हो, इसका मतलब सप्लायर ने अपनी जीएसटीआर 1, अगर वो मंथली फाइलर है, अगर वो क्वार्टरली फाइलर है, तो उसकी आईएफएफ भी हो सकती है, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, उसमें समय से दिखा दिया हो एंड ट्रांजेक्शन इज रिपोर्टेड इन 2B, वो आपके 2B में आ गया हो, तो ही आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। थर्ड कंडीशन। फोर्थ कंडीशन, एक्चुअल में गुड्स एंड सर्विसेज का रिसीव होना। सर अगर हमें गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव नहीं हुए हैं तो आप अभी आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। मान लीजिए इनवॉइस एडवांस में बन गया, बस गुड्स एंड सर्विसेज 1-2 महीने बाद डिलीवर किए जाएंगे, तो ऐसे केसेस में आप आईटीसी भी जब तक एक्चुअल में डिलीवरी नहीं हो जाएगी क्लेम नहीं कर सकते। तो आईटीसी कैन बी क्लेम्ड ऑन एक्चुअल रिसीट ओनली। इसकी एक एक्सेप्शन है बिल टू शिप टू मॉडल, ये हमने डिस्कस भी की थी प्लेस ऑफ सप्लाई में। बिल टू शिप टू मॉडल में ऑर्डर देने वाले व्यक्ति को कभी गुड्स मिलता ही नहीं है, उसके कहने पर गुड्स कहीं और भेजा जाता है, बट वहां पे लिखा गया है इट विल बी डीम्ड दैट कि ऑर्डर देने वाले को गुड्स मिल गए हैं, तो यहां पे मान लिया जाएगा कि उसे गुड्स मिल गए हैं एंड ही कैन क्लेम आईटीसी। अब यहां पे एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, अगर आपको गुड्स एंड सर्विसेज नहीं मिले हैं तो आईटीसी नहीं ले पाओगे, बट इसकी एक क्लैरिफिकेशन आई थी बहुत इंपॉर्टेंट, जो अमेंडमेंट के थ्रू हमने डिस्कस भी की थी। क्या क्लैरिफिकेशन थी सर? कि अगर मान लो आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एक्स फैक्ट्री का, जिसमें आप बीइंग अ रेसिपिएंट सप्लायर के फैक्ट्री से गुड्स कलेक्ट कर रहे हो, तो ऐसे केसेस में आपकी प्रीमाइसेस पर, यानी कि रेसिपिएंट की प्रीमाइसेस तक गुड्स पहुंचने कोई जरूरत नहीं है, उसने जब वहां पे कलेक्ट कर लिए हैं तो ये मान लिया जाएगा कि आपने गुड्स रिसीव कर लिए हैं। लेट्स से आपने सामने वाले के प्रीमाइसेस पे 28 नवंबर को गुड्स कलेक्ट कर लिए, बीइंग अ रेसिपिएंट आपने कलेक्ट कर लिए, बट आपकी फैक्ट्री में वो 4 दिसंबर को पहुंचे हैं, तो 28 नवंबर को ही मान लिया जाएगा कि आपने गुड्स जो है वो रिसीव कर लिए और आप कंसिक्वेंटली नवंबर में ही आईटीसी क्लेम कर सकते हो। तो दिस इज द पॉइंट कि एक्चुअल गुड्स और सर्विसेज की रिसीट होनी जरूरी है। नेक्स्ट, आईटीसी अनरिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। ये बेसिकली गवर्नमेंट ने एक राइट अपने पास रखा है कि आपके आईटीसी 2B में आने के बावजूद भी आप उसे क्लेम नहीं कर पाओगे अगर उसके सामने रेस्ट्रिक्टेड लिखा है। कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जहां पे गवर्नमेंट चाहेगी फ्यूचर में तो वो आईटीसी को रेस्ट्रिक्ट कर पाएगी। फॉर द टाइमिंग इनमें कोई रूल नोटिफाइड नहीं है, बट ये कुछ कंडीशंस आप खुद रीड कर लेना इन्हें। इन कंडीशंस के होने पर गवर्नमेंट आईटीसी रोक सकती है, तो वो 2B में आ भी जाएगा। सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में दिखाया, वो आपके 2B में आ भी रहा है, बट स्टिल यू कैन नॉट क्लेम द आईटीसी। ऐसी कुछ कंडीशन सरकार लगा सकती है। देन नेक्स्ट कंडीशन, टैक्सेस इज एक्चुअली पेड टू गवर्नमेंट। सप्लायर अपनी जीएसटीआर 1 में ट्रांजेक्शन को दिखाता है, वो रेसिपिएंट की 2B में जाता है,
सप्लायर ने 1 में दिखाया वो 2B में चला गया और आपने आईटीसी क्लेम कर लिया। बट ध्यान रखना, जब सप्लायर जीएसटीआर 1 भरता है तो ही डज नॉट पे द टैक्सेस, वो उस टाइम पे टैक्सेस पे नहीं करता है। जीएसटीआर 1 की बेसिस पे ये जो सप्लायर है उसने जीएसटीआर 1 भरी है तो रेसिपिएंट की 2B में आ जाएगा, जिसके बेसिस पे यू कैन क्लेम आईटीसी। बट एक्चुअल टैक्सेस अभी सरकार को नहीं मिले हैं। जब सप्लायर 1 भरने के बाद कोरस्पॉन्डिंग जीएसटीआर 3B फाइल करता है, ये वो टाइम है जब टैक्सेस एक्चुअल में पे होते हैं। तो अगर सर जीएसटीआर 1 फाइल हो गई है तो वो 2B में आ जाएगा और सप्लायर की जो है 1 में दिखाते ही रेसिपिएंट के 2B में आएगा और 2B में आते ही रेसिपिएंट कैन क्लेम आईटीसी। बट एक और कंडीशन जो ऐड की गई है कि टैक्सेस पे होने चाहिए सर, और वो टैक्सेस हमेशा जीएसटीआर 3B से पे होते हैं। जीएसटी 3B भरेगा जब सप्लायर तो ही वो टैक्स पे करेगा और तभी एक्चुअल में सरकार को पैसा मिलेगा। तो सर मान लीजिए अगर सप्लायर ने जीएसटीआर 1 भर दी बट सप्लायर ने 3B नहीं भरी तो क्या होगा? तो गवर्नमेंट ने कहा रेसिपिएंट कैन क्लेम आईटीसी इन हिज एज पर हिज 2B, वो 2B के हिसाब से क्लेम ले सकता है। बट सर टैक्स तो सरकार को नहीं मिला है। बट सरकार वेट करती है कि शायद ये सप्लायर खुद से टैक्सेस भर दे या सरकार शायद सप्लायर से टैक्स कलेक्ट कर पाए, तो 1 में दिखाते ही सामने वाला जो व्यक्ति है वो 2B की बेसिस पे आईटीसी क्लेम ले लेगा। बट द प्रॉब्लम इज 3B अभी फाइल नहीं हुई, तो सरकार आपको एक टाइम देती है। कब तक का टाइम सर? मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 24-25 की हम बात कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर मंथ की बात कर लेते हैं, लेट्स से जून महीने के लिए सप्लायर ने जीएसटीआर 1 भर दी। जीएसटीआर 1 भर दी तो उसका टैक्स जो है वो 2B में ऑटो फिल हो जाएगा और रेसिपिएंट ने आईटीसी भी क्लेम कर लिया। बट द प्रॉब्लम इज सप्लायर ने 3B नहीं भरी। जब तक सप्लायर 3B नहीं भरता सरकार को टैक्सेस नहीं मिलते, तो सरकार को टैक्स मिलना जरूरी है। बट सरकार ने यहां पे कहा कि कोई बात नहीं, आप आईटीसी क्लेम कर लो। रेसिपिएंट खुश हुआ कि सरकार ने टैक्स मिलने से पहले ही आईटीसी दे दिया। सरकार ने कहा कोई बात नहीं, आप क्लेम कर लो। अब सप्लायर ने जीएसटीआर 3B नहीं भरी है जून 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में। सरकार आपको आईटीसी देने से मना नहीं करेगी। कब तक? मान लेते हैं अगला ये पूरा साल निकल गया, स्टिल जो है आपके सप्लायर ने 3B नहीं भरी, रेसिपिएंट को कोई एक्शन नहीं लेना। अगला साल आ गया सर, अगले साल की 30 सितंबर आ गई, मतलब 30 सितंबर 2025 आ गई और अभी भी सप्लायर ने 3B नहीं भरी। अब इस पॉइंट पे रेसिपिएंट को आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। सरकार ने आपको 24-25 में प्रोविजनल बेसिस पे आईटीसी क्लेम करने का ऑप्शन दिया, बिकॉज ऑल्दो आपके सप्लायर ने 3B नहीं भरी थी बट उसने 1 भर दी थी, जिसकी बेसिस पे 2B में ट्रांजैक्शन आ गया था और आपने आईटीसी क्लेम कर लिया। लेकिन अगर अगले साल की 30 सितंबर तक भी उसने 3B नहीं फाइल की तो अब आपको यानी कि रेसिपिएंट को आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन ध्यान रखना, टैक्सेस एक्चुअली पे होने चाहिए और टैक्सेस हमेशा 3B से पे होते हैं। तो 3B से पे होगा तो वेल एंड गुड है। बट अगर सर पे नहीं भी हुआ है तो भी सरकार आपको प्रोविजनली आईटीसी क्लेम करने देती है। कब तक क्लेम करने देती है सर? अगले साल की 30 सितंबर तक। तो ये कंडीशन याद रखना। लास्ट कंडीशन है फाइलिंग ऑफ रिटर्न। बीइंग अ रेसिपिएंट आप आईटीसी क्लेम सिर्फ और सिर्फ रिटर्न भर के कर सकते हो और आईटीसी क्लेम करने के लिए आपको आपकी जीएसटीआर 3B भरनी पड़ेगी। तो इसका मतलब सर रेसिपिएंट जब तक आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता जब तक वो 3B ना भर दे। इसका एक क्वेश्चन बन सकता है कि एक रजिस्टर्ड पर्सन था, वो 3B नहीं भर रहा है, एक लेटर लिख के असेसिंग ऑफिसर या प्रॉपर ऑफिसर को कह रहा है कि सर मेरे को आईटीसी दे दो, ही कैन नॉट क्लेम। वो क्लेम नहीं कर सकता है, ऐसे उसे अपने रिटर्न ही फाइल करनी पड़ेगी। वो लेटर लिख के प्रॉपर ऑफिसर को रिक्वेस्ट नहीं कर सकता कि सर ऐसे ही क्लेम कर दो, नहीं, आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी जीएसटीआर 3B और उसी के थ्रू आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। तो ये कंडीशंस है इंपॉर्टेंट सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग, जो आप आईटीसी क्लेम करना चाहते हो तो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। कौन कौन सी कंडीशन है सर? सबसे पहली बात बिजनेस यूज। बिजनेस यूज के लिए जो गुड्स एंड सर्विसेज आएंगे सिर्फ आप उनका आईटीसी क्लेम कर सकते हो। नंबर 2, टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट, आपके पास सबूत होना चाहिए। नंबर 3, ट्रांजेक्शन इज रिफ्लेक्टेड इन योर जीएसटी रिटर्न, आपने खरीदा है तो सप्लायर ने बेचा भी होगा, वो अपनी 1 में दिखाएगा, आपके वो 2B में आ जाएगा। बेसिकली मैचिंग कॉन्सेप्ट है, सप्लायर पे करेगा तो ही सरकार आपको आईटीसी देगी। तो जीएसटीआर 1 में आएगा, यहां से आपकी 2B में आएगा। फोर्थ कंडीशन एक्चुअल गुड्स एंड सर्विसेज का रिसीव होना। अगर गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव नहीं हुए हैं आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। पांचवी कंडीशन अनरेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए सर। रेस्ट्रिक्टेड किया जा सकता है कुछ स्पेसिफाइड केसेस में, आपके केस में अगर आप उसका आईटीसी लेना चाहते हो देन इट शुड बी अनरेस्ट्रिक्टेड। छठी कंडीशन टैक्सेस एक्चुअल पेड। सप्लायर टैक्सेस पे करता है थ्रू जीएसटीआर 3B।
अगर 3B नहीं भरी है तो क्या फिर भी हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं? यस, प्रोविजनली। कब तक सर? अगले साल की 30 सितंबर। अगर अभी भी नहीं भरी रिटर्न सर सप्लायर ने, तो आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। एंड लास्ट कंडीशन, रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। ये 7 कंडीशन है जो आपको सातों की सातों पूरी करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। सेक्शन 16 के सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशंस। इसके अलावा कुछ और छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं, जिनमें से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। पहला पॉइंट, सर अगर हमने गुड्स लॉट में खरीदे हैं तो ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, 4 किस्तों में माल भेजा जाएगा। तो सर पहली किस्त, दूसरी किस्त, तीसरी किस्त, चौथी किस्त, एक ही कॉन्ट्रैक्ट में 4 लॉट्स में माल आएगा। पहला लॉट आ गया सर, उसका इनवॉइस आ गया, दूसरा लॉट आ गया, उसका इनवॉइस आ गया, तीसरा लॉट आया, उसका इनवॉइस आया। क्या हम हर लॉट के साथ आईटीसी ले सकते हैं? सेक्शन 16 कहता है नहीं, आईटीसी हमेशा लास्ट लॉट पे मिलेगा, जब आपको लास्ट वाला हिस्सा रिसीव होगा। सेम कंडीशन इज एप्लीकेबल फॉर एसकेडी और सीकेडी। सेमी नॉकडाउन और कंप्लीट नॉकडाउन गुड्स डिलीवर जब होते हैं, बड़ी बड़ी मशीनरी है, तोड़ के टुकड़ों टुकड़ों में डिलीवर किया जाता है, तो जब लास्ट कंसाइनमेंट आएगा, ओनली देन यू कैन क्लेम आईटीसी। सिमिलर वे में सर जब भी आप गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हो, तो आप, वैसे तो आपकी मर्जी है आप सप्लायर को कितने भी टाइम में पे करो, बट सरकार ने बीच में घुस के एक पॉइंट डाल दिया कि सर 180 दिन में पेमेंट नहीं की अगर आपने सप्लायर को, तो हम आपका आईटीसी रोक देंगे। बायर कह रहा है कि सर इसमें क्या दिक्कत है, सप्लायर हमें 1 साल का क्रेडिट पीरियड दे रहा है, आप 180 दिन की लिमिट क्यों लगा रहे हो? गवर्नमेंट ने कहा हमने लगा दी तो लगा दी। मतलब सर अगर आपने गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे और अगर आपने 180 दिन में पेमेंट नहीं किए, तो फिर आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, एंड दैट टू विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ। सर 180 दिन में हमने पेमेंट नहीं की, हमने आईटीसी रिवर्स कर दिया, 6-8 महीने बाद फिर हमने पेमेंट कर दी, क्या हम रीक्लेम कर सकते हैं? यस। जब आपने पे नहीं किया था तो आपको रिवर्सल करना पड़ा, लेकिन वंस यू पे द अमाउंट देन आप रिक्लेम भी कर सकते हो। बस ये रूल 2 जगह पे नहीं लगता, अगर टैक्सेस आरसीएम में पे करने हैं, आरसीएम में टैक्सेस हम खुद पे करते हैं बीइंग अ रेसिपिएंट, तो यहां पे आपको रिवर्सल नहीं करना। या फिर सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन है सर, तो ऑब्वियस है वहां पे पेमेंट कुछ हो ही नहीं पाएगी। सर कंसिडरेशन नहीं है तो सप्लाई कैसे माना जाएगा? ये शेड्यूल 1 में हम पढ़ेंगे, जब सप्लाई का चैप्टर पढ़ेंगे। कुछ ट्रांजेक्शन है जहां पे इवन दो कंसिडरेशन नहीं होगा, स्टिल सप्लाई मान लिया जाएगा। ऐसे केसेस में इवन दो आपने पेमेंट नहीं किया, पेमेंट है ही नहीं सर, कंसिडरेशन था ही नहीं, तो पे क्या करेंगे? स्टिल आईटीसी आपको रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। तो ये 180 दिन वाला रूल नहीं लगता। नेक्स्ट पॉइंट, डुअल बेनिफिट इज नॉट अलाउड। इसका मतलब अगर आपने इनकम टैक्स में, कैपिटल गुड्स की बात करें, अगर आपने इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया टोटल अमाउंट पे, तो आप आईटीसी नहीं ले सकते। मतलब सर मान लीजिए आपने अपने बिजनेस के लिए एसी परचेज किया, एसी इज अ फिक्स्ड एसेट, आप अपनी बुक्स में कैपिटलाइज करोगे तो एक कैपिटल गुड्स है। एसी की वैल्यू थी 30,000 रुपए, एसी 30,000 का था और इसके ऊपर लेट से 5,000 का जीएसटी है, तो टोटल वैल्यू हो गई 35,000। अब ये प्रोविजन क्या कहता है, अगर आपने इनकम टैक्स पर्पसेस से 35,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया, तो सर आपने 5,000 के जीएसटी को भी कॉस्ट में इंक्लूड करके उस हिस्से पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया है। तो ऐसे केसेस में इस 5,000 का आईटीसी नहीं मिलेगा। आप 2 एक्ट में से एक जगह बेनिफिट ले सकते हो, यहां तो इस एक्ट में या तो आईटीसी क्लेम कर लो या फिर डेप्रिसिएशन क्लेम कर लो टोटल वैल्यू पे। कोरस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट इनकम टैक्स एक्ट में भी की गई है कि अगर आप आईटीसी क्लेम कर लेते हो तो फिर वो डेप्रिसिएशन के लिए काउंट नहीं किया जाएगा। तो यही बात यहां पे कही गई है। सर अगर हम कोई करंट ईयर का आईटीसी लेना भूल जाए, तो 24-25 में कोई आईटीसी लेना था बट हम भूल गए, हमसे मिस हो गया वो ट्रांजेक्शन, तो क्या हम अगले साल ले सकते हैं? यस, करंट ईयर का आईटीसी अगले साल में लिया जा सकता है, लेकिन डेट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले साल की 30 नवंबर, अगले साल की 30 नवंबर या उस साल की एनुअल रिटर्न जो भी आपने भरी होगी उसकी तारीख, विच एवर इज अर्लियर। एनुअल रिटर्न भरने की ड्यू डेट 31 दिसंबर होती है, बट लेट्स से हमने 5 नवंबर को ही फाइल कर दी। लेट्स से 24-25 का ट्रांजेक्शन था, फाइनेंशियल ईयर 24-25 का ट्रांजेक्शन था हमारा, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का ट्रांजेक्शन, हम आईटीसी क्लेम करना भूल गए। इस साल की एनुअल रिटर्न लेट से हमने 3 नवंबर को फाइल कर दी, 24-25 की एनुअल रिटर्न 3 नवंबर को फाइल कर दी, तो हमारा लॉ कहता है 3 नवंबर जो एनुअल रिटर्न भरने की तारीख है, या फिर 30 नवंबर, दोनों में से जो भी अर्लियर है। सर ऑब्वियस है 3 नवंबर इज अर्लियर, तो 3 नवंबर से पहले पहले ही आप 24-25 का आईटीसी क्लेम कर सकते थे जो छूट गया था। सर अगर हमने 3 नवंबर को ना भर के 18 दिसंबर को भरी होती, तो सर 18 दिसंबर या 30 नवंबर विच एवर इज अर्लियर, यानी 30 नवंबर हो जाती है अर्लियर डेट। 30 नवंबर से पहले पहले आपको 24-25 का जो आईटीसी आप भूल गए थे लेना, वो ले लेना है। ठीक है, तो अगर आप भूल भी जाते हो तो आप लेटर ऑन उसे क्लेम कर सकते हो।
आईटीसी सब चीजों का अलाउड है, बस कुछ चीजों का अलाउड नहीं है जो हम सेक्शन 17(5) में पढ़ने वाले हैं, ब्लॉक्ड क्रेडिट। एंड लास्टली, कभी कभी ऐसा होता है सर, हमारा जीएसटी कैंसिल कर दिया जाता है। अब हमें एक तारीख दी गई है कि आपको 30 नवंबर तक पुराना आईटीसी क्लेम करना है। प्रॉब्लम क्या हुई सर? प्रॉब्लम ये हुई क्या सर, 30 सितंबर को प्रॉपर ऑफिसर ने हमारा जीएसटी कैंसिल कर दिया किसी वजह से, हम रिटर्न नहीं भर पाए थे या कोई भी रीजन मान लो, हमारा जीएसटी कैंसिल कर दिया प्रॉपर ऑफिसर ने 30 सितंबर। वैलिडली हमें शोकोज नोटिस दिया, बट हम रिप्लाई नहीं कर पाए, या हमने रिप्लाई किया, एओ सेटिस्फाई नहीं हुआ, उन्होंने हमारा जीएसटी कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास राइट होता है, अगर प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल करता है, देन वी कैन अप्लाई फॉर रेवोकेशन, हम रेवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सर हमें 30 सितंबर को कैंसिलेशन का ऑर्डर मिल गया था, हमारे पास टाइम था, हमने रेवोकेशन के लिए अप्लाई कर दिया लेट्स से 15 अक्टूबर को, हमने 15 अक्टूबर को रेवोकेशन के लिए अप्लाई कर दिया। बट सर इसकी अप्रूवल जो आई हमें, जो भी फाइलिंग वगैरह चल रही थी उसके बाद हमारे पास अप्रूवल आई लेट्स से 3 दिसंबर को कि वापस आपका जीएसटी रीइंस्टेट किया जा रहा है। बट मीनवाइल सर देखिए, 30 सितंबर को कैंसिल हुआ था और 3 दिसंबर को वापस रिएक्टिव हुआ। हमारे पास आईटीसी, पुराना आईटीसी क्लेम करने के लिए 30 नवंबर तक का समय था, हमने सोचा था क्लेम ले लेंगे, बट मीनवाइल हमारा जीएसटी ही कैंसिल हो गया और वापस जब आया तब तक वो 30 नवंबर की तारीख बीत चुकी थी। अब क्या हो सर, हमारा वो टाइम तो जा चुका है, पिछले साल का आईटीसी जो हम भूल गए थे लेना, वो अब हम कैसे लें? तो गवर्नमेंट ने कहा टेंशन मत लीजिए, ऐसे स्पेसिफिक केसेस में हम आपको यहां से यानी कि 3 दिसंबर से फर्दर 30 डेज और अलॉट कर देंगे, आपको 30 दिन का समय और दे दिया जाएगा, आप यहां पे अपना आईटीसी क्लेम कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी रिलैक्सेशन है, इस पॉइंट को ध्यान से देखो। रिलैक्सेशन इज प्रोवाइडेड इन केस टाइम इज लैप्स्ड बिटवीन डेट ऑफ कैंसिलेशन एंड रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। In such cases, ITC can be reclaimed while filing pending return within 30 days of such revocation. Revocation के within 30 days में अगर आप पीछे के रिटर्न भर रहे हो तो आप उसका ITC भी क्लेम कर पाओगे। तो दिस वाज सेक्शन 16, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो कंडीशन बताई गई है वो मस्ट है, आपको फुलफिल करनी पड़ेगी आपको अगर आईटीसी क्लेम करना है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सेक्शन 17। सेक्शन 17 में दो मेन मुद्दे हैं। फर्स्ट इज अपॉर्चनमेंट ऑफ आईटीसी। अगर आपने कोई गुड्स या सर्विसेज खरीदे हैं जिनका इस्तेमाल सिर्फ टैक्सेबल प्रोडक्ट के लिए हो रहा है, आपने गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे, कैपिटल गुड्स खरीदा जिनका इस्तेमाल सिर्फ टैक्सेबल सप्लाईज के लिए हो रहा है, तो आप पूरा आईटीसी क्लेम कर सकते हो। अगर आपने कोई गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे जिनका इस्तेमाल सिर्फ एग्जम्प्ट प्रोडक्ट की सप्लाई के लिए हो रहा है, सर आउटपुट आप दे नहीं रहे हो, इनपुट क्लेम करना चाहते हो, ऐसा नहीं होगा, आपको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। और सर अगर दोनों हो रहे हो, तो गुड्स एंड सर्विसेज जिनके ऊपर हमने आईटीसी क्लेम किया उनका इस्तेमाल टैक्सेबल प्रोडक्ट के लिए भी हो रहा है और एग्जम्प्ट के लिए भी, तो सरकार कह रही है इनपुट पूरा लेना है, आउटपुट आधा आधा दे रहे हो, तो फिर ऐसे केसेस में सारा आईटीसी नहीं मिलेगा, यू कैन क्लेम प्रोपोर्शनेट आईटीसी। प्रोपोर्शनेट कैसे किया जाता है सर? ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। आपकी सेल, टोटल सेल में एग्जम्प्ट कितनी है, टैक्सेबल कितनी है, उसी का रेशियो बना के आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। बट अगेन ये वाला कॉन्सेप्ट हमारे सीए इंटर के सिलेबस में नहीं है। हमारा मेन ध्यान यही रहना चाहिए कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट, कोई गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे हैं सिर्फ और सिर्फ टैक्स फ्री या एग्जम्प्ट प्रोडक्ट को बेचने के लिए, तो आईटीसी नहीं मिलेगा, और अगर ओनली टैक्सेबल के लिए आए तो फुल आईटीसी आप क्लेम कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब आते हैं इस सेक्शन की, इस चैप्टर की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशंस पे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे पे। ये है सेक्शन 17(5) ब्लॉक्ड क्रेडिट। हमारे जीएसटी में वैसे तो आपको सब गुड्स एंड सर्विसेज के आईटीसी फ्रीली अवेलेबल है एक्सेप्ट सेक्शन 17(5). देखो सर, सबसे पहले हमें सेक्शन 16 की सारी कंडीशन पार करनी पड़ती है। सर अगर हमने सेक्शन 16 की कंडीशन नहीं पूरी की तो सर आप आईटीसी क्लेम ही नहीं कर सकते। तो 17(5) का तो सपना छोड़ दो, आपको पहले ही आईटीसी डिनाई हो जाएगा। सर हमने सेक्शन 16 की सारी कंडीशन पूरी कर दी, क्या अभी भी 17(5) लगेगा? यस, उसके बाद ही 17(5) देखना होता है। अगर सेक्शन 16 की सारी कंडीशन पूरी हो गई है बट अगर आपका आइटम 17(5) की लिस्ट में आता है, देन आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। तो कौन कौन से ऐसे आइटम है जो 17(5) में स्पेसिफाइड है, जल्दी से देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है मोटर व्हीकल एंड अदर कन्वेंस। मोटर व्हीकल और कन्वेंस की बात की गई है। याद रखना, यहां जिस भी हम मोटर व्हीकल और कन्वेंस की बात करें, हम उन व्हीकल्स, उन जो है कन्वेंस की बात करें जो पैसेंजर्स के लिए है, जो गुड्स को ढोने के लिए है उनकी हम बात नहीं कर रहे, उनका फुल्ली आईटीसी अवेलेबल होता है। लाइक ट्रक्स हो गए, लॉरीज हो गई, इनका पूरा आईटीसी मिलता है। दिक्कत है सर पैसेंजर व्हीकल्स के केस में। क्या कंडीशन बनाई गई है? सबसे पहले मान लीजिए आपने कोई मोटर व्हीकल परचेज किया, मे इट बी कार, मे इट बी बाइक, स्कूटी, कुछ भी हो,
आपने सर कोई मोटर व्हीकल परचेज किया है जिसकी कैपेसिटी, सिटिंग कैपेसिटी ड्राइवर को मिला के 13 या उससे कम है। आपने सर एक ऐसा मोटर व्हीकल, कोई कार 4 व्हीलर या आपने 3 व्हीलर या आपने 2 व्हीलर कुछ भी परचेज किया है जिसकी सिटिंग कैपेसिटी इंक्लूडिंग ड्राइवर 13 या 13 से कम है, या आपने वेसल खरीदा है सर, या आपने एयरक्राफ्ट खरीदा है, तो इनका आईटीसी नहीं मिलता। जनरल रूल याद रखो, इनका आईटीसी आपको नहीं मिलता। सर किस किस चीज का? कोई भी मोटर व्हीकल जिसकी सिटिंग कैपेसिटी 13 या उससे कम है इंक्लूडिंग ड्राइवर, दूसरी कंडीशन वेसल, या तीसरा एयरक्राफ्ट, इनका आईटीसी जनरली नहीं मिलता। तो सर कार का आईटीसी नहीं मिलता, नहीं मिलता। बाइक का, स्कूटर का, स्कूटी का, एक्टिवा का, सर इनका आईटीसी आपको नहीं मिलता। वेसल का भी नहीं मिलता सर, एयरक्राफ्ट का भी नहीं मिलता। तो सर कभी तो मिलता होगा, यस, एक्सेप्शनल केसेस में ही मिलता है। वो एक्सेप्शनल केसेस कौन से हैं? या तो आप उन्हें फर्दर बेचने के लिए लाए हो, इसका मतलब यू आर ए डीलर। सर शोरूम होते हैं कार के शोरूम वाले कार खरीदते हैं, बेचते हैं, क्या उन्हें कार खरीदने पर आईटीसी मिलेगा? यस, क्योंकि वो रीसेलर है, वो डीलर है उसके। तो आप फर्दर सप्लाई के लिए लाए हो, यस, यू कैन क्लेम द आईटीसी। नंबर 2, आप उसका इस्तेमाल करके पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देने वाले हो। सर मैं कार लेके आया हूं ताकि मैं लोगों को पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे सकूं, सर मुझे प्लीज इनपुट दे दो बिकॉज मैं आउटपुट लाके दूंगा सरकार को। तो गवर्नमेंट कहेगी ओके, आपको भी आईटीसी मिल जाएगा। एंड थर्ड केस, आप इसका इस्तेमाल करके ट्रेनिंग स्कूल खोलने वाले हो। सर आप गाड़ी चलाना सिखाओगे, आप वेसल जो है नेविगेट करना सिखाओगे, आप एयरक्राफ्ट फ्लाई करना सिखाओगे। इन सब केसेस में आप सरकार को आउटपुट दोगे तो सरकार आपको इनपुट भी दे देगी। तो ये 3 एक्सेप्शन है, अदरवाइज इन चीजों का आईटीसी नहीं मिलता। ध्यान से सुनो, मोटर व्हीकल जिसकी सिटिंग कैपेसिटी 13 या उससे कम है, नंबर 2 वेसल, एंड नंबर 3 एयरक्राफ्ट, इन चीजों का आईटीसी नहीं मिलता। कब मिल जाएगा सर? या तो आप इन्हें फर्दर बेचने के लिए लाए हो, नंबर 2 आप इनका इस्तेमाल करके पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देने वाले हो, या नंबर 3 आप इनका इस्तेमाल करके ट्रेनिंग देने वाले हो, सिखाने वाले हो। तो अगेन तीनों केसेस में आप आउटपुट ला रहे हो तो सरकार आपको इनपुट दे देगी। अब ये ध्यान रखना, इन 3 चीजों का आईटीसी नहीं मिलता, बस रेयर केसेस में मिलता है। ठीक है, कौन कौन सी 3 चीजें? मोटर व्हीकल जिनकी सिटिंग कैपेसिटी 13 पैसेंजर या उससे कम है। सर हम एक ट्रक खरीद के लाए हैं, आगे सिर्फ 3 बैठ सकते हैं, वो भी थोड़ा टाइट टाइट बैठेंगे, क्या उस केस में आईटीसी मिल जाएगा? मिलेगा, बिकॉज मैंने सिर्फ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की बात की गई है। यहां पे जो आप ट्रक लेके आए वो प्रीडोमिनेटली गुड्स के लिए होता है, तो आपको आईटीसी डिनाई नहीं होगा, आपको पूरा आईटीसी मिलेगा। मुद्दा है सर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो व्हीकल आते हैं जिनकी कैपेसिटी 13 या उससे कम है। सर हम मिनी बस लाए हैं 18 पैसेंजर की, क्या आईटीसी मिलेगा? यस मिलेगा, क्योंकि 13 या उससे कम की बात है। सर बिजनेस के लिए लाए हैं, क्या फिर भी आईटीसी डिनाइड है? यस। मान लीजिए आप कार लेके आए, डायरेक्टर्स को बिजनेस मीटिंग पे जाना होता है, उसके लिए आप कार ले आए 5 सीटर, क्या आईटीसी मिलेगा? नहीं मिलेगा सर। सर बिजनेस के लिए यार कंडीशन सेक्शन 16 की तो आप पूरी करके आए हो, कंडीशन सेक्शन 16 की ही पूरी ना होती, बिजनेस यूज नहीं होता, तो ब्लॉक करने की जरूरत ही नहीं थी। ब्लॉक करने का मतलब क्या है सर? सेक्शन 16 की सारी कंडीशंस पूरी हो चुकी हैं, बट स्टिल आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इवन दो आप गाड़ी लेके आए हो जिससे आपका चाहे एम्प्लॉइज को घर पे छोड़ा जाएगा सर, चाहे वो डायरेक्टर बिजनेस ट्रिप में यूज करेंगे, चाहे वो आप किसी भी टाइप से अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर रहे हो, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा अनलेस यू आर ए डीलर, आप उसका इस्तेमाल करके पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देने वाले हो, या फिर आप जो है उनका इस्तेमाल करके ट्रेनिंग की सर्विसेज देने वाले हो, तो इन केसेस में ही आप ले सकते हो। ठीक है, तो पहला पॉइंट, आपको इन चीजों का आईटीसी नहीं मिलेगा। दूसरी बात, सर अगर आपको हमने व्हीकल का आईटीसी लेने से मना कर दिया, तो सर व्हीकल का इंश्योरेंस का आईटीसी कैसे दे सकते हैं? अगर हमने आपको कहा कि कार का आईटीसी नहीं मिलेगा, तो सर कार के इंश्योरेंस का भी नहीं मिलेगा, ऑब्वियस बात है। सर कार के इंश्योरेंस का, कार की सर्विस का, कार की जनरल मेंटेनेंस का, इन सब चीजों का आईटीसी डिनाई हो जाएगा। मतलब सर जो ऊपर मेंशन 3 व्हीकल थे, कौन कौन से 3 व्हीकल थे? ऐसे मोटर व्हीकल जिनकी सिटिंग कैपेसिटी 13 या उससे कम है, एयरक्राफ्ट थे, वेसल थे, आपको उनका आईटीसी नहीं मिला तो उनकी इंश्योरेंस का, सर्विस का, रिपेयर का और मेंटेनेंस का भी नहीं मिलेगा, अनलेस आप एलिजिबल मोटर व्हीकल की बात करो। एलिजिबल मतलब आप डीलर हो सर, आप फर्दर बेचते हो, आप ट्रेनिंग की सर्विसेज देते हो, या फिर आप पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन अगेन आउटपुट दे रहे थे, तो सरकार ने कहा गाड़ियों का अगर आईटीसी मिल गया है तो उनके इंश्योरेंस का भी आईटीसी मिल जाएगा। सेकेंड केस, आप मैन्युफैक्चरर हो, बना के बेचते हो, डीलर नहीं हो, मैन्युफैक्चरर हो तो भी आईटीसी मिलेगा, या सप्लायर ऑफ सच सर्विस, आप ये सर्विस लेते हो, रिपेयरिंग की सर्विस लेते हो ताकि किसी को रिपेयरिंग की सर्विस दे सको, तो आपके लिए वो इनपुट है सेम टाइप की सर्विस आउटपुट में देने के लिए, तो भी आपको आईटीसी मिल जाएगा। एंड लास्ट केस में कहा गया है
कि अगर आपको नई गाड़ी खरीदने पर नया वेसल एयरक्राफ्ट पे आईटीसी नहीं मिला था, तो उनकी लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग पे भी नहीं मिलेगा। अनलेस आप आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई करते हो, सेम कैटेगरी की इनपुट में रिसीव करते हो, वही सर्विस फिर आउटपुट में देते हो, या फिर आपने सर रेंट पे लिए गाड़ी, आपने रेंट पे गाड़ी लिए अपनी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए। सर ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे कर्नाटका में ना एक लॉ है, वो क्या कहता है कि अगर मान लीजिए आप एक स्पेसिफाइड टाइम के बाद किसी भी फीमेल एम्प्लॉय को मान लीजिए रात के 7 बजे हैं, उसके बाद अगर आप फीमेल एम्प्लॉय को काम करवा रहे हो ऑफिस में, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है, ऑब्लिगेशन बनती है, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है कि बाद में घर पे आपको ड्रॉप करवाना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस में कंपनी ने क्या किया, मिस्टर ए से गाड़ी किराए पे ले ली। तो ऐसे केसेस में जो रेंटिंग की सर्विस आपने ली है, वो आपने अपनी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए ली है, इस केस में आपको आईटीसी मिलेगा। अदरवाइज नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। सर फीमेल की जगह मेल मेंबर हो, अगेन दैट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, तो आईटीसी डिनाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है, अगर आप आईटीसी क्लेम करना चाहते हो तो ये कंडीशंस आपको पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहां पे एक चीज याद रखना, डेमो व्हीकल्स जैसे कि जो एजेंसीज होती हैं, जो डीलर्स होते हैं कार वगैरह के, वो अपने पास एक डेमो व्हीकल रखते हैं जिससे आप किसी को टेस्ट ड्राइव वगैरह दे सको। तो सर उन गाड़ियों का मिलेगा का आईटीसी? यस, इवेंचुअली, क्योंकि उनको भी बाद में सेल ही करना होता है, उनका आईटीसी डिनाइड नहीं है, मिल जाएगा। एंड सेकेंड इज गुड्स कैरिंग व्हीकल का हमेशा आईटीसी मिलता है। हमने स्टार्टिंग ही ये कही थी कि ये जो कंडीशंस है वो सिर्फ और सिर्फ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं। ठीक है, अगर कोई गुड्स कैरेज है तो फिर उस केस में आईटीसी डिनाई नहीं होगा। तो ये पहली है ब्लॉक लिस्ट में आपकी जो एंट्री है। एंट्री नंबर 2, फूड बेवरेज कैटरिंग हेल्थ, ये पर्सनल नेचर की सर्विसेज है, लाइक फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ केयर सर्विसेज, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, लाइफ एंड इंश्योरेंस सर्विसेज, लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस सर्विसेज, ये सारी की सारी पर्सनल नेचर की सर्विसेज है। इवन दो इनका इस्तेमाल बिजनेस के लिए हो रहा है, स्टिल आईटीसी नहीं मिलेगा। बस 2 केसेस में मिल सकता है, या तो आप इनकी फर्दर सप्लाई कर रहे हो, या अगेन लॉ के अकॉर्डिंग आपकी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है। मान लीजिए किसी स्टेट लॉ के अकॉर्डिंग हर एम्प्लॉय का हेल्थ इंश्योरेंस करवाना ये एम्प्लॉयर का ऑब्लिगेशन है, तो अगर आपने उस ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए इंश्योरेंस लिया है तो आप आईटीसी ले सकते हो, अदरवाइज आईटीसी नहीं मिलेगा। देखिए इन सभी पॉइंट में एक बात कॉमन है, अगर आप फर्दर सप्लाई करते हो उस चीज की, यानी आपके लिए वो आउटपुट बनने वाला है, तो फिर आपको इनपुट मिल जाएगा। ठीक है, ये कॉमन पॉइंट है, सब जगह एप्लीकेबल है। तो यहां पे ध्यान रखना, फर्दर सप्लाई करनी है या स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन को फुलफिल करना है तो ही आईटीसी मिलेगा। सिमिलर वे में क्लब की मेंबरशिप दिलवा रहे हो आप अपने एम्प्लॉइज को, कोई हेल्थ या फिटनेस सेंटर की मेंबरशिप दिलवा रहे हो, या इवन ट्रेवल बेनिफिट दिए हैं लाइक एलटीसी, तो भी आईटीसी नहीं मिलेगा अनलेस आप अपना स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन पूरा कर रहे हो। तो ये ध्यान रखना, इन चीजों का भी आईटीसी आपको नहीं मिलता है। तो पहले केस में हमने बात की, कन्वेंस के केस में आईटीसी डिनाई किया गया। मोटर व्हीकल जिनकी सीटिंग कैपेसिटी 13 या उससे कम है, वेसल है, एयरक्राफ्ट है। सेकेंड कैटेगरी, आपको खाने पीने की चीजों का, केटरिंग सर्विसेज, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ केयर सर्विसेज, लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस और इवन मेंबरशिप ऑफ क्लब और हेल्थ या फिटनेस सेंटर, इनका आईटीसी भी डिनाई किया गया है। ठीक है, थर्ड, इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें तो सर पहली बात, लैंड के सेल परचेज पे तो जीएसटी लगता ही नहीं है। अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग खरीदते हो या फिर आपने सर बिल्डिंग बनवाई है, ठीक है, हम बात करें सर हमने बिल्डिंग बनवाई है किसी से, या फिर सर हम खुद बिल्डिंग बना रहे हैं मटेरियल लाके, इन दोनों केसेस में आईटीसी नहीं मिलेगा। एक, आपने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि ये लो 1 करोड़ और हमारे लिए बिल्डिंग बना दो, तो वो 1 करोड़ रुपए आपसे लेके अपना जीएसटी का बिल बना के देगा, उसका आईटीसी आप नहीं ले सकते। सेकेंडली, अगर आपने किसी और से बिल्डिंग नहीं बनवाई, सर हमने तो वर्कर हायर किए और खुद ही मटेरियल लेके आए, सीमेंट ले आए, सर हम ब्रिक्स ले आए, हम सरिया ले आए, जो भी सामान आप लेके आए, इनका आईटीसी भी नहीं मिलेगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी जब बनेगी तो आईटीसी नहीं मिलेगा। बस याद रखना एक एक्सेप्शन, अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी आपकी प्लांट एंड मशीनरी है तो आईटीसी मिल जाएगा। देखो, इमूवेबल प्रॉपर्टी इज समथिंग विच इज फिक्स टू अर्थ, जो जमीन के साथ जुड़ गई है, जो हिलेगी नहीं, यहां वहां मूव नहीं होती। कई बार प्लांट एंड मशीनरी भी इस टाइप से जमीन के साथ फिक्स कर दिए जाते हैं, अटैच कर दिए जाते हैं कि वो मूवेबल नहीं रहते, तो उस पॉइंट पे वो भी इमूवेबल हो गए। बट लॉ कहता है कि सर प्लांट एंड मशीनरी का आईटीसी आपको मिल जाएगा, उसमें कोई समस्या, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या कहा गया सर, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, मतलब आप किसी और से कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, आईटीसी नहीं मिलेगा अनलेस आप इस चीज की फर्दर सप्लाई कर रहे हो, ये पॉइंट मैंने आपको पहले बताया था। एंड सेकेंडली, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो बन रही है वो प्लांट एंड मशीनरी है, तो भी आप आईटीसी ले सकते हो। एंड सिमिलर वे में सेल्फ कंस्ट्रक्शन, मतलब आप खुद के अकाउंट पे खुद बनवा रहे हो,
सीमेंट सरिया खुद ले आए और अपने वर्कर्स लगा के आप बिल्डिंग बना रहे हो तो भी आईटीसी डिनाइड है, अनलेस प्लांट एंड मशीनरी बना रहे हो। बट अब ये समझना जरूरी है कि प्लांट एंड मशीनरी एग्जैक्टली होता क्या है। हमने कहा सर प्लांट एंड मशीनरी का आईटीसी मिल जाएगा, तो यहां पे क्या वर्ड है फोकस करने वाले, ध्यान से देखो। सबसे पहली बात कहा गया वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी या सेल्फ कंस्ट्रक्शन, दोनों केस में आपको आईटीसी नहीं मिलता। अब यहां पे कंस्ट्रक्शन वर्ड का मतलब समझना बहुत जरूरी है। क्या वर्ड डिफाइन किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट एक क्रक्स निकल के आएगा। कंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स रिकंस्ट्रक्शन, सर तोड़ के बनाना, रेनोवेशन, थोड़ी बहुत टूट फूट को ठीक करवाना, एडिशन और ऑल्टरेशन और रिपेयर्स, ये सब के सब कंस्ट्रक्शन में शामिल है। लेकिन की पॉइंट क्या है सर इसमें, टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब सर आपने ये खर्चा किया है रिकंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन, एडिशन, ऑल्टरेशन पे, अगर ये बुक्स में कैपिटलाइज किया गया है तो ही ये कंस्ट्रक्शन माना जाएगा और आईटीसी डिनाई हो जाएगा। सर अगर मान लो मैंने रेगुलर रिपेयर करवाई है जिसमें हमने बुक्स में उसे कैपिटलाइज नहीं किया बल्कि पीएनएल में राइट ऑफ कर दिया, तो सर वो कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, और कंस्ट्रक्शन नहीं है तो आईटीसी मिल जाएगा। सर रेगुलर बेसिस की टूट फूट की मरम्मत करवाई, हमने बुक्स में कैपिटलाइज नहीं किया, वैल्यू में एडअप नहीं किया, हमने तो पीएनएल में राइट ऑफ कर दिया जनरल मेंटेनेंस के नाम पे, तो क्या आईटीसी मिलेगा? यस मिल जाएगा, इवन दो वो कंस्ट्रक्शन आइटम्स थे, कंस्ट्रक्शन के समान थे। बट मेन पॉइंट इज क्या आपने बुक्स में कैपिटलाइज किया है? तो सर बढ़िया काम है, हम बिल्डिंग बनाएंगे और बुक्स में कैपिटलाइज नहीं करेंगे, सारी पीएनएल में डाल देंगे। देखो ये वर्ड ऐसे काम नहीं करता। कैपिटलाइजेशन करना है या नहीं करना ये आपकी सोल विल पे डिपेंड नहीं करेगा। कैपिटलाइजेशन होना चाहिए या नहीं ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल पे डिपेंड करेगा। अगर कहीं होना चाहिए था और आपने नहीं किया, दैट डजंट मीन कि आप आईटीसी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अगर होना चाहिए था और आपने कैपिटलाइज कर दिया है, आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर नहीं होना चाहिए था और आपने नहीं किया, देन गुड, आपको आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन होगा तो ही उसे इमूवेबल प्रॉपर्टी माना जाएगा और आईटीसी डिनाई होगा। अगर आपने कैपिटलाइज नहीं किया तो आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट प्लांट एंड मशीनरी। हमने कहा सर इमूवेबल प्रॉपर्टी का नहीं मिलता है आईटीसी, बट प्लांट एंड मशीनरी का तो मिलता है। तो व्हाट इज प्लांट एंड मशीनरी? तो लॉ डिफाइन करता है प्लांट एंड मशीनरी मींस एपरेटस, इक्विपमेंट, मशीनरी फिक्स्ड टू अर्थ, जिन्हें जमीन के साथ भले ही आपने अटैच कर दिया है, whether by a foundation or structural support, that are used for making outward supply of goods or services and include such foundation or structural support। आपने जिस बेस के ऊपर उस मशीन को सेट किया, that too shall be included in this plant and machinery definition। तो जो बेस बनाया गया है जिसमें आपने सीमेंट, ईंट, सरिया वगैरह यूज किया होगा, उस बेस को भी प्लांट एंड मशीनरी ही माना जाएगा और उसका भी आईटीसी आप ले सकते हो। बट क्या शामिल नहीं है, ये चीजें प्लांट एंड मशीनरी नहीं है, तो इसका मतलब सर इनका आईटीसी भी आपको नहीं मिलेगा। लैंड, बिल्डिंग या किसी भी टाइप का सिविल स्ट्रक्चर, दिस इज नॉट अ प्लांट एंड मशीनरी, आईटीसी डिनाइड है। टेलीकम्युनिकेशन टावर, सर जो टेलीकॉम वाले टावर्स लगाते हैं वो इतने बड़े बड़े टावर होते हैं, उन्हें भी प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन से बाहर रखा गया। सर वो टावर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, बट वो प्लांट एंड मशीनरी नहीं है, इसका मतलब उनका आईटीसी आपको नहीं मिल पाएगा। एंड लास्टली ऐसी पाइपलाइन जो फैक्ट्री के बाहर लगाई गई है, उनका भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, बिकॉज वो प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन से बाहर है। जो चीजें प्लांट एंड मशीनरी नहीं है और इमूवेबल है, उनका आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। लास्टली एक क्लैरिफिकेशन आया था, जो डक्ट और मेन होल लगते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल के केस में, उन सब के नेटवर्क बिछाने में जो आपने डक्ट या मेन होल का इस्तेमाल किया, उनका आईटीसी आपको अलाउड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थर्ड कंडीशन थी कि आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ आईटीसी डिनाई किया गया है। ठीक है, फोर्थ कैटेगरी, कोई भी चीज, कोई भी गुड्स वगैरह है जो आपने गिफ्ट के तौर पर दे दिए, जो आपने फ्री सैंपल के तौर पर बांट दिए, वो गुड्स जो लॉस्ट हो गए, गुम हो गए, चोरी हो गए, जो गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, या जो गुड्स आपने राइट ऑफ कर दिए। बेसिक आइडिया, आपने आउटपुट नहीं दिया, चाहे वो गुड्स चोरी हो गए हों, चाहे वो गुड्स आपके गुम हो गए हों, चाहे वो गुड्स आपने राइट ऑफ कर दिए हों, चाहे वो डिस्ट्रॉय हो गए थे, आपने गिफ्ट में दे दिए, सैंपल में दे दिए, इन सब केसेस में गौर कीजिए सर, आप कुछ भी आउटपुट नहीं ला रहे तो सरकार आपको आईटीसी भी नहीं देगी। इन सब केसेस में आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद ये क्लैरिफिकेशन था जहां पे बताया गया कि अगर आपने एक्सपायर्ड मेडिसिन की बात करें, जब केमिस्ट वगैरह उनको रिटर्न करते हैं तो क्या ट्रीटमेंट होगा, आप इसको रीड कर सकते हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट ये याद रखना, गिफ्ट के तौर पर, सैंपल के तौर पर दे दिए हैं गुड्स, या फ्री में आपने किसी को दिए हैं, लॉस्ट हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं, इन सब केसेस में अगर आप आउटपुट नहीं दे रहे हो तो आपको इनपुट भी नहीं मिलेगा। एक चीज याद रखना, अगर सर गुड्स डैमेज हो गए
1000 का सामान था, डैमेज होने के बाद 400 में बेचना पड़ा, क्या इस केस में भी आईटीसी जो है वो आपका डिनाई होगा? द आंसर इज नो। सर डैमेज हुए हैं, रिड्यूस्ड वैल्यू पे कम से कम बिक तो रहे हैं, हम आउटपुट लाके तो दे रहे हैं, कम ही सही, बट इस केस में आईटीसी पूरा का पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो डैमेज की बात नहीं है यहाँ पे, डिस्ट्रॉय है, डिस्ट्रॉय और डैमेज में फर्क है। डिस्ट्रॉय मतलब सर जीरो वैल्यू रह गई है, डैमेज मतलब वैल्यू रिड्यूस हो गई है। डैमेज में कोई आईटीसी का डिनाई नहीं होगा, पूरा आईटीसी मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये कुछ प्रमोशनल स्कीम है, आपको किस केस में क्या करना होता है। ये लाइक आपने सैंपल और फ्री गिफ्ट दे दिया है, तो ऐसे केसेस में आईटीसी नहीं मिलेगा, आपको अपना जो आईटीसी है वो रिवर्स करना पड़ेगा। बाय वन गेट वन फ्री, इस केस में कोई आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, हम फ्री में कुछ नहीं देते हैं, हम एक के साथ जो एक देते हैं उसमें ऑलरेडी प्राइस हमने दोनों का ले रखा होता है, तो नथिंग इज फ्री, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाय मोर सेव मोर, इट्स जस्ट अ डिस्काउंट ऑफर, इसमें भी कुछ फ्री में नहीं जाता है, तो आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। और सेकेंडरी डिस्काउंट जब हम देते हैं तो ये पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट होते हैं, इसमें तो हमें आउटपुट भी कम नहीं करना होता और आईटीसी भी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है रेसिपिएंट को। तो ये केस था 4 जहां पे आपको आईटीसी डिनाई है। कुछ और छोटे छोटे केसेस भी हैं जो आपको ध्यान रखने हैं जहां पे आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। कौन कौन से केस है सर? इनवर्ड सप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम अ टैक्स पेयर अंडर कंपोजिशन स्कीम, जो टैक्स पेयर कंपोजिशन में टैक्स पे करता है सर, उसके केस में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ऑब्वियस है सर, उसने हम पे टैक्स चार्ज ही नहीं किया तो आईटीसी कैसे मिलेगा। नेक्स्ट, अगर आप एनआरटीपी हो, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, तो आप इंडिया में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदोगे आपको उनका आईटीसी नहीं मिलेगा, सिर्फ उन गुड्स का आईटीसी मिलेगा जो आप इंडिया के बाहर से इंपोर्ट करके लाए हो, जिसके ऊपर आपने वैलिडली इंपोर्ट ड्यूटी और जीएसटी पे किया है। थर्ड, सीएसआर पर्पजेस के लिए अगर आपने कोई गुड्स एंड सर्विसेज यूज किए तो उनका आईटीसी नहीं मिलेगा। सरकार कह रही है जब भलाई के लिए निकले हो तो उसमें फिर अपना फायदा आईटीसी मत ढूंढो, आप सीएसआर के लिए लाए हो तो उसमें आपको गुड्स एंड सर्विसेज का आईटीसी नहीं मिलेगा। जो पर्सनल पर्पस के लिए आए हैं उनका भी नहीं मिलेगा। एंड लास्टली, अगर कोई गुड्स या कन्वेंस आपके कॉन्फिस्केट कर लिए गए थे और उसके बाद आपने टैक्स भरा है तो अगेन आईटीसी डिनाई हो जाएगा। ऑब्वियस है, आप तो सर टैक्स की चोरी कर रहे थे, अब पकड़े गए तो कह रहे हो चलो रेसिपिएंट को आईटीसी दे दो, दिस इज नॉट पॉसिबल, इस केस में भी आईटीसी नहीं मिलेगा। इसके अलावा एक और सिनेरियो भी बनता है जहां पीओएस के रूल्स की वजह से आपको आईटीसी डिनाई हो जाता है, जहां पे आपका सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई एक स्टेट में होते हैं। मैंने आपसे कहा कि सप्लायर एंड पीओएस दीज आर इन सेम स्टेट, तो सर दोनों सप्लायर की लोकेशन एंड प्लेस ऑफ सप्लाई एक स्टेट में है तो ऑब्वियस है वो सी और एस लगाएंगे, लेकिन जो हमारा रेसिपिएंट है वो किसी अदर स्टेट में है, तो ऐसे केसेस में भी आपका आईटीसी डिनाई हो जाता है, बिकॉज ये अदर स्टेट में है सर, ये उस स्टेट का सी और एस क्लेम कर ही नहीं सकता। तो ये भी एक रूल है जहां पे पीओएस की रूल्स की वजह से आईटीसी डिनाई हो जाता है। ठीक है, ये रूल एप्लीकेबल होता है मोस्टली इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में, जब सर्विसेज दी जाती है। प्लेस ऑफ सप्लाई में हमने पढ़ा था उसका प्लेस ऑफ सप्लाई कहां माना जाता है। खैर, दिस वाज सेक्शन 17 सब सेक्शन 5। कब कब आपको आईटीसी डिनाई किया गया, मतलब आपको आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा, आईटीसी आप क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गई सेक्शन 17 की कंडीशंस। उसके बाद सेक्शन 16 हो गया सर कौन कौन सी कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी आईटीसी लेने के लिए। सेक्शन 17 हो गया कि कब कब आईटीसी डिनाइड है, यानी कि ब्लॉक ट्रेड। अब आते हैं कुछ स्पेशल केसेस में। इस स्पेशल केसेस में क्या बताया गया है, दो मेन मुद्दे यहां पे हमें डिस्कस करने हैं। ये जो स्पेशल केसेस बताए गए हैं इसमें दो मेन मुद्दे हैं। पहला केस है न्यू एंट्री। अगर आप पहले टैक्स में जीएसटी में जो है वो टैक्स पे करने के लिए लाइबल नहीं थे, लाइक तीन सिनेरियो यहां पे बन सकते हैं। यू आर अनरजिस्टर्ड, आप अनरजिस्टर्ड थे और अब आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया। सेकेंड सिनेरियो, सर हमारा प्रोडक्ट एग्जम्प्ट हुआ करता था, हम रजिस्टर्ड थे बट हमारा प्रोडक्ट एग्जम्प्ट हुआ करता था, अब टैक्सेबल हो गया, नोटिफिकेशन आई सरकार की, अब प्रोडक्ट को टैक्सेबल बनाया। तीसरा केस, सर हम कंपोजिशन स्कीम में थे और अब हमें कन्वर्ट करके रेगुलर स्कीम में एंट्री ले ली है। इन तीनों केसेस में आप नॉन टैक्स पेइंग स्टेटस से टैक्स पेइंग स्टेटस में आ गए हो। सर कंपोजिशन में टैक्स पे करते हैं, यस, बट आप सामने वाले से कलेक्ट नहीं करते हो, आप अपनी पॉकेट से पे करते हो। बट इन तीनों सिचुएशन से अगर आप इन तीन सिचुएशन में आते हो, इन तीनों केसेस में एक बात कॉमन है, आपको आईटीसी नहीं मिलता। आप अनरजिस्टर्ड हो तो भी आईटीसी नहीं मिलता, एग्जम्प्ट प्रोडक्ट बेचते हो तो अगेन आउटपुट कुछ नहीं बन रहा तो अगेन इनपुट नहीं मिलेगा, और कंपोजिशन डीलर को भी अपनी जेब से टैक्स पे करना होता है, इसे भी इनपुट डिनाइड है। अगर आप अपने स्टेटस को चेंज करते हो फ्रॉम अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड, एग्जम्प्ट टू टैक्सेबल या कंपोजिशन टू रेगुलर टैक्स पेयर,
ऐसे केसेस में सर अभी तक तो आउटपुट नहीं बन रहा था बट आगे से बनेगा, तो सरकार आपके पास जो ऑलरेडी इनपुट है, मे बी रॉ मटेरियल है, फिनिश गुड्स है, WIP है या कैपिटल गुड्स है, उनका आईटीसी देगी। कितना आईटीसी देगी वही बातें यहां पे बताई गई है। पहली बात, अगर हम बात करें कि आप अनरजिस्टर्ड थे और अब आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया, तो जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन लिया उससे पिछले दिन, जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन लेते हो उससे पिछले दिन, अगर सर हमने मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लिया था, हम लाइबल हो गए थे, विद इन 30 डेज हमने अप्लाई कर दिया, तो हमारा रजिस्ट्रेशन बैकडेट से आता है, जिस दिन हम लाइबल हुए थे उस दिन से। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अब अगर आप लाइबल हुए थे रजिस्ट्रेशन के लिए और आपने 30 डेज में अप्लाई कर दिया, तो डेट ऑफ लाइबिलिटी को ही आपका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन माना जाएगा, इससे पिछले दिन। जो भी आपके पास इनपुट होगा, चाहे वो रॉ मटेरियल का हो, चाहे वो आपके WIP का हो या फिनिश गुड्स का हो, जो भी स्टॉक आपको पड़ा होगा आप उसका आईटीसी क्लेम कर सकते हो। सर जो सामान आपने बिंग अनरजिस्टर्ड पर्सन खरीदा था, अब उसका आईटीसी आपको दे देंगे, बिकॉज जब आप बेचोगे तो आप रजिस्टर हो चुके हो और आपको टैक्सेस पे करने हैं। तो पहला पॉइंट, आपको पुराने आईटीसी, पुराने गुड्स का आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन याद रखना, जब नया रजिस्ट्रेशन लेते हो तो आपको सिर्फ इनपुट का आईटीसी मिलता है, कैपिटल गुड्स का नहीं मिलता। दूसरी कंडीशन, पिछले 1 साल के ही इनवॉइसेस मैक्सिमम ले सकते हो, उससे पुराने इनवॉइसेस आप नहीं ले सकते। तीसरी बात, ये आईटीसी आपको अगले 30 दिनों के अंदर अंदर क्लेम करना पड़ेगा और इसके लिए आपको एक स्पेसिफाइड फॉर्म भी फिलअप करना होता है। ठीक है, पहला पॉइंट, आपने अनरजिस्टर्ड से रजिस्ट्रेशन में स्टेटस चेंज किया। अगर आपका प्रोडक्ट पहले एग्जम्प्ट था, आप टैक्सेबल हो गया, या आप पहले कंपोजिशन स्कीम में थे, अब रेगुलर में चले गए, इन दोनों केसेस में आपको इनपुट का भी और कैपिटल गुड्स का भी आईटीसी मिलेगा। याद रखना, यहां सिर्फ इनपुट का अवेलेबल था, यहां इनपुट का भी है और कैपिटल गुड्स का भी है, यहां आपको दोनों का आईटीसी अवेलेबल होगा। बट कंडीशन क्या है, यहां पे भी कंडीशन वही है सर कि विद इन 1 साल के ही आप इनवॉइसेस का क्लेम ले सकते हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कैपिटल गुड्स का आईटीसी लेते टाइम आपको सारा आईटीसी नहीं मिलेगा सर, 5% पर क्वार्टर का आपको रिवर्सल करना पड़ेगा। इसका मतलब मान लीजिए आपने वो कैपिटल गुड्स 8 महीने पहले खरीदे थे, तो आपको 3 क्वार्टर का 5-5-5 यानी 15% आईटीसी छोड़ना पड़ेगा। मान लीजिए कैपिटल गुड्स के खरीदते समय आपने 1 लाख का टैक्स पे किया था, तो अब 15% कम यानी कि आपको 85,000 का ही आईटीसी मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप नया रजिस्ट्रेशन ले रहे हो तो ओनली इनपुट का, लेकिन अगर आप कंपोजिशन से या एग्जाम से टैक्सेबल या रेगुलर में जा रहे हो तो फिर आपको कैपिटल गुड्स का भी आईटीसी मिलेगा, लेकिन 5% पर क्वार्टर का रिवर्सल करके। ऐसे केसेस में आपको स्पेसिफाइड फॉर्म भी फिलअप करने होते हैं। बाकी कंडीशन आप यहां पे रीड कर सकते हो। और अगर आपका अमाउंट 2 लाख से ज्यादा है तो फिर आपको एक सीए या कॉस्ट अकाउंटेंट से डिक्लेरेशन भी बनवानी पड़ती है कि यस, ये व्यक्ति इतना आईटीसी क्लेम करने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट केस, रिवर्सल ऑफ आईटीसी। आईटीसी रिवर्स करना है सर। जैसे यहां पे हुआ क्या, आप टैक्स पेइंग स्टेटस में आ रहे हो, अब उल्टा होगा। उल्टा कैसे होगा सर, आप रजिस्टर्ड हो एंड आप अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा के अनरजिस्टर्ड होने वाले हो। आप रजिस्टर्ड थे, अब आप अनरजिस्टर्ड हो जाओगे। सेकेंड सिनेरियो, सर हम कंपोजिशन को छोड़कर, सॉरी हम रेगुलर को छोड़कर कंपोजिशन स्कीम में कन्वर्ट करवा रहे हैं। या फिर सर तीसरी सिचुएशन, हमारा प्रोडक्ट अभी तक टैक्सेबल हुआ करता था, अब वो प्रोडक्ट एग्जम्प्ट हो गया है। अब इन सब सिनेरियो में आप टैक्स पेइंग स्टेटस से नॉन टैक्स पेइंग स्टेटस में जा रहे हो। तो जब आप टैक्स पेइंग स्टेटस में थे, आपने हर चीज का आईटीसी क्लेम कर लिया होगा। अब सरकार कह रही है अगर आप नॉन टैक्स पेइंग स्टेटस में चले जाओगे तो आगे से आप आउटपुट तो दोगे नहीं, बट आईटीसी आपने सारा क्लेम कर लिया था, तो सरकार कहती है आपको आईटीसी वापस पे करना पड़ेगा। मतलब एंट्री के टाइम आईटीसी दिया गया था, तो एग्जिट के टाइम पे आपको रिवर्सल करना है। सर कितना रिवर्सल करना है, जो भी आपके पास स्टॉक पड़ा है, चाहे वो रॉ मटेरियल का हो, WIP का हो, फिनिश गुड्स का हो, जितना भी उसका आईटीसी बनता है वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। सर हमें नहीं पता कि गुड्स कितने के हैं, बहुत साल पहले खरीदे थे, इनवॉइस गुम हो गए, मार्केट वैल्यू देख लो और प्रोपोर्शनेटली उसका आईटीसी रिवर्स कर दो। दूसरी बात, सर आपको कैपिटल गुड्स का भी आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। आपने 2 साल 3 साल पहले कैपिटल गुड्स खरीदे थे, उनका जो आईटीसी क्लेम किया था वो भी रिवर्स करना पड़ेगा। सर लेते समय सरकार ने 5-5% छुड़वाया था कि भाई कुछ दिन हो गए हैं, कुछ तो यूज कर लिया है, क्या वापस देते समय भी ऐसा ही होगा? यस, बट इस बार आपको लाइफ 60 मंथ की कंसिडर करनी है और काउंटिंग सारी मंथ में होगी। मतलब मान लीजिए आपने ऑलरेडी 20 मंथ इस एसेट का इस्तेमाल कर लिया है, तो 20 महीने जितना आईटीसी छोड़कर यानी बाकी 40 महीने का आईटीसी आपको रिवर्सल करना होगा। ठीक है, तो ये छोड़कर जाते टाइम भी आपको जीएसटी पे करना होता है। ठीक है, आप इसको रीड कर सकते हो, ये मैंने आपको सारा बता दिया है। इवन
सर अगर हमने कैपिटल गुड्स बेच दिए, वैसे तो हम कैपिटल गुड्स यूज के लिए लाते हैं, बट अगर आपने कैपिटल गुड्स बेच दिए तो आपको दो में से हाइयर जो अमाउंट बनेगा वो टैक्स पे करना होता है। ये एक सेपरेट केस है। ऊपर वाला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। एक स्पेशल केस और कवर किया गया है सेक्शन 18 में कि अगर मान लो आपने कोई कैपिटल गुड्स खरीदे और लेटर ऑन आप उन्हें बेच देते हो, मान लो मैंने एक प्लांट खरीदा, एक एसी परचेज की, कोई फर्नीचर परचेज किया, बिजनेस के लिए लैपटॉप आया था जिसे मैंने अपनी बुक्स में कैपिटलाइज किया था, तो जीएसटी के हिसाब से कम 5 साल की लाइफ लेनी है, आपको 60 महीने इस्तेमाल करना है। सर अगर हमने उससे पहले बेच दिया तो क्या होगा? तो सरकार कहती है आपको दो में से जो हाइयर बनेगा वो पे करना है, टैक्स ऑन द ट्रांजेक्शन वैल्यू जो एक्चुअल टैक्स बनता है, या आपका प्रोपोर्शनेट आईटीसी। प्रोपोर्शनेट आईटीसी कैसे निकलेगा सर? आईटीसी जो भी आपने लिया था, टोटल आईटीसी जो भी आपने क्लेम किया था, उसमें से जो भी आपका बनता है वो आपका एलिजिबल अमाउंट हम वापस छोड़ देंगे। मतलब वही कैलकुलेशन करनी है आपको, 5% पर क्वार्टर के हिसाब से जो बचा हुआ अमाउंट है वो आपको यहाँ पे रिवर्सल करना होता है। जितना टाइम आपने यूज कर लिया उसके हिस्से का आप ले लीजिए, जितने क्वार्टर आपने यूज कर लिया वो रख लीजिए, बाकी अमाउंट आपको जो है वो रिवर्सल करना होगा। और रूल कहता है इन दोनों में से जो भी हाइयर होगा ना आपको वो पे करना पड़ेगा। ठीक है, बस एक एक्सेप्शन है, अगर आप रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स, मोल्ड्स, डाइज, जिग्स या फिक्सचर की बात करते हो, क्योंकि ये सर कुछ सालों के लिए, कुछ महीनों के लिए इस्तेमाल होते हैं, बाद में स्क्रैप बन जाते हैं, तो ऐसे केसेस में आप सीधा ट्रांजैक्शन वैल्यू का जो टैक्स बनता है वो पे कर सकते हो। ये नीचे वाला अमाउंट आपको कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब सर जब जीएसटी रिवर्स करोगे तो पहले आप अपने क्रेडिट लेजर में जो पैसा पड़ा है उससे इस्तेमाल कर सकते हो, और बाद में कुछ अमाउंट और पेबल बने तो आप कैश में पे कर सकते हो। ठीक है, एंड सच रिवर्सल शैल बी एडेड टू द आउटपुट लायबिलिटी, आपका आउटपुट लायबिलिटी का पार्ट माना जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में क्या ट्रीटमेंट होगा। इसके बाद सर आप आईटीसी ट्रांसफर कर सकते हो, जब आपका बिजनेस सेल हो जाता है तो आप नए पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हो, एंड इवन इन केस अगर आप एक ही स्टेट में सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेते हो तो कुछ प्रोपोर्शनेट आईटीसी आप उनको ट्रांसफर कर सकते हो। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो आप इसको खुद रीड कर लीजिएगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर का, मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। जब हम आईटीसी यूज करेंगे तो आपको पता है हमारा आईटीसी आईजीएसटी का भी हो सकता है, सीजीएसटी का भी हो सकता है और एसजीएसटी का भी हो सकता है। अब ये जो आईजीएसटी या सीजीएसटी या एसजीएसटी का इनपुट है ये फ्रीली यूजेबल नहीं है सर, इसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी है। सर इतनी मेहनत करके सेक्शन 16 की कंडीशन पूरी करके हमने क्लेम लिया, सेक्शन 17 की ब्लॉक्ड क्रेडिट की लिस्ट से बचते बचाते हम निकल के आए, तो अब सेक्शन 18 कहता है भाई यूज करते समय कुछ बातों का याद रखना, और फिर आप कहते हो कि जीएसटी एक ऐसा लॉ है जिसमें आईटीसी फ्रीली अवेलेबल है। बहुत अच्छे सर, तो यहाँ पे सेक्शन 16-17 की कंडीशन पूरी करने के बाद सेक्शन 18 में हमें आईटीसी के यूटिलाइजेशन का मैनर समझना है कि कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहली बात याद रखना, हमेशा आईजीएसटी का इनपुट यूज होगा। आईजीएसटी का इनपुट यूज होगा टू पे द आउटपुट ऑफ आईजीएसटी। उसके बाद सर आईजीएसटी का इनपुट का इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे सीजीएसटी का आउटपुट पे कर दो, चाहे एसजीएसटी का आउटपुट पे कर दो, ये आपकी मर्जी है। पे हमेशा पहले आपको आईजीएसटी का इनपुट खत्म करना है, बिकॉज ये सबसे अच्छा होता है सर, सबके साथ यूज हो सकता है, तो सरकार ने बोला पहले इसी को खत्म करो। दूसरी कंडीशन, इसके बाद आप सीजीएसटी का इनपुट और एसजीएसटी का इनपुट यूज कर सकते हो, और पहले आपको अपने घरों की संभालनी है, पहले अपने घरों के कर्जे पे करने हैं। मतलब सर सीजीएसटी इनपुट का इस्तेमाल पहले सीजीएसटी के आउटपुट के साथ होगा, एंड सिमिलर वे में एसजीएसटी के इनपुट का इस्तेमाल पहले एसजीएसटी के आउटपुट के साथ होगा। अगर अपने कर्जे पे करने के बाद कुछ बचे तो आई की हेल्प करने चले जाना। ये एक दूसरे को पसंद नहीं करते, एक दूसरे की बिल्कुल हेल्प नहीं करेंगे सी और एस, लेकिन सी और एस दोनों का इस्तेमाल आई के आउटपुट के लिए इस्तेमाल जरूर किया जा सकता है। तो सर सबसे पहले आईजीएसटी का इनपुट यूज होगा आईजीएसटी का आउटपुट के लिए, फिर सी और एस के लिए किसी भी ऑर्डर में, कितना भी कर सकते हो आपकी मर्जी। सेकेंड सर सीजीएसटी का इनपुट यूज होगा सीजीएसटी के आउटपुट के केस में, फिर उसका आई के लिए यूज किया जा सकता है। और थर्ड एसजीएसटी का इनपुट एसजीएसटी के आउटपुट के साथ, और फिर उसका इस्तेमाल आई के साथ। सी और एस का इनपुट आपस में एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता। एक और चीज याद रखनी, जब आपको आईजीएसटी का आउटपुट पे करना है, आईजीएसटी का आउटपुट पे करना है, तो पहले आईजीएसटी के इनपुट में पैसा देखना, अगर नहीं है तो अब ये पड़ोसी से मांगने जाएगा, और याद रखना ये पहले हमेशा सीजीएसटी वालों से मांगेगा। तो आईजीएसटी का आउटपुट पे करते टाइम पहली प्रेफरेंस सीजीएसटी इनपुट को दी जाएगी, और सेकंड में फिर अगर उसमें बैलेंस नहीं है तो फिर जाके एसजीएसटी को आपको यूज करना है। ये कुछ कंडीशंस है जो आपको यूज जो है फॉलो करनी है। इस टेबल को ध्यान रख लेना और ये पॉइंट्स याद रख लेना, इसके प्रैक्टिस करने पड़ेंगे आपको क्वेश्चन, तब आपको समझ में आएगा। हमारा मेन फोकस यही रहना चाहिए कि सर आउटपुट कैश में पेबल ना आए, इस हिसाब से बैलेंस का यूज करें। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, तभी आपको ये अच्छे से यूज करना आ पाएगा।
बिना प्रैक्टिस इसकी बात नहीं बनेगी। अगर आपको लगता है कि सर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दो, तो कुछ पॉइंट्स अगर आपको लगता है कि सर ये इसके क्वेश्चंस बताओ कैसे करने चाहिए हमें, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, मैं एक वीडियो उसके लिए अलग से बना दूंगा जिसमें हम इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे वो देखेंगे। ठीक है, चलो उसके बाद एक रूल 86A बनाया गया है। बेसिकली इसका पर्पज ये है कि आपका जो क्रेडिट लेजर है, क्रेडिट लेजर जहां पे आपका आईटीसी पड़ा रहता है, सरकार उसे ब्लॉक कर सकती है। अगर सरकार को लगता है कि आपने फ्रॉड के तरीके से आईटीसी क्लेम किया है या आप इनएलिजिबल थे उस आईटीसी के लिए और स्टिल आपने क्लेम कर लिया है, तो आपके आईटीसी के क्रेडिट लेजर को ब्लॉक किया जा सकता है, उसका पैसा आप यूज नहीं कर पाओगे। तो यहां बताया गया कौन कौन से केसेस में ऐसा हो सकता है, तो ये आप याद रख लेना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है। आपने फेक इनवॉइसेस के बेसिस पे आईटीसी क्लेम किया या ऐसे इनवॉइसेस के बेसिस पे आईटीसी क्लेम किया है जो जिसके सप्लायर को जब ढूंढा गया तो मिला ही नहीं। आपने एक्चुअल में कोई गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव नहीं किए थे, सिर्फ नाम नाम के इनवॉइस थे, या ऐसे इनवॉइसेज जिनका आईटीसी सरकार को टैक्सेस जो है उसका नहीं मिला है, मतलब 1 तो भरी सप्लायर ने बट 3 भी भरी ही नहीं, आपने ऐसा आईटीसी क्लेम किया है, तो आपका क्रेडिट लेजर रोका जा सकता है। सिमिलर वे में जो पर्सन अवेल कर रहा है, मतलब रेसिपिएंट, उसको जब ढूंढा गया उसके बिजनेस पे तो वो मिला ही नहीं। एंड लास्टली आपके पास टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी आपका आईटीसी डिनाई नहीं, सॉरी, आपका आईटीसी क्रेडिट लेजर जो है वो ब्लॉक किया जा सकता है। ठीक है, बट ये ध्यान रखना, यहां जो रेस्ट्रिक्शन होगी, ब्लॉक किया जाएगा वो टेम्परेरी होगा, 1 साल तक होगा। उसके बाद जो प्रॉपर ऑफिसर है उसे प्रॉपर एक्शन लेके या तो इसको अनब्लॉक कर देना है या जो भी रिकवरी के ऑप्शंस है उसको यूज कर सकता है। एंड लास्टली एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल 86B, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रूल में क्या बताया गया सर, ये बेसिकली जो चेन साइकिल घुमाते हैं फेक बिलिंग की, फेक इनवॉइसिंग की, उनको रोकने के लिए बनाया गया था रूल 86B। ठीक है, इस रूल में क्या कहा गया है कि अगर आप एक सप्लायर हो जिनकी मंथली टैक्सेबल टर्नओवर, अगर आप एक सप्लायर हो जिनकी मंथली टैक्सेबल टर्नओवर, टैक्सेबल सप्लाई 50 लाख से ज्यादा है, एक्सीडिंग 50 लाख है, तो आप जब अपना आउटपुट टैक्स पे करोगे तो 99% तो भले ही आईटीसी यूज कर लेना, बट मैंडेटरीली यू हैव टू पे 1% इन कैश। सर मेरे क्रेडिट लेजर में 5 करोड़ रुपए का बैलेंस पड़ा है, स्टिल मुझे 1% तो कम से कम कैश में डिस्चार्ज करनी पड़ेगी मेरी लाइबिलिटी। बट ये प्रोविजन आप पे सिर्फ तब लगेगा अगर आपकी टर्नओवर, टैक्सेबल टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा है पर्टिकुलर मंथ में। सर इस महीने 50 लाख से ज्यादा है, अगले बार 20 लाख हो गई, तो इस महीने आप पे कर दो 99% क्रेडिट में, एक महीने 1% कैश में, अगले महीने नॉर्मल फिर से आईटीसी यूज कर लेना। सर फिर से टर्नओवर क्रॉस कर गई तो फिर आपको यही रूल फॉलो करना है, मतलब जब जब जिस जिस महीने में क्रॉस करेगी उस महीने में आपको रूल फॉलो करना है। सर क्या ये रूल सबको फॉलो करना है? नहीं, इस रूल से एग्जम्पशन दी गई है कुछ लोगों को। कौन से लोगों को एग्जम्पशन दी गई है? नंबर 1, एक रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि कोई पर्सन खुद हिमसेल्फ, द सोल प्रोप्राइटर, कर्ता, एमडी या कम से कम 2 पार्टनर, कोई होल टाइम डायरेक्टर या ट्रस्ट के केस में बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, इन्होंने इनकम टैक्स पे किया है सर मोर देन 1 लाख रुपीज इन द लास्ट 2 ईयर्स। पिछले दोनों सालों में इन्होंने 1 लाख से ज्यादा का टैक्स भरा है, इनमें से किसी भी व्यक्ति ने, द रजिस्टर्ड पर्सन हिमसेल्फ, द प्रोप्राइटर, कर्ता, एमडी, 2 पार्टनर्स, होल टाइम डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, अगर इन्होंने दोनों सालों में 1 लाख से ज्यादा का टैक्स भरा है तो ऐसे केसेस में आपके ऊपर ये रूल नहीं लगेगा। सर ऐसा क्यों किया गया है? देखिए ये प्रोविजन बनाया गया ऐसे लोगों के लिए जो फेक इनवॉइसिंग करते हैं और आगे से आगे क्रेडिट साइकिल घुमाते हैं, बस आईटीसी पास करते हैं। ऐसे लोग फेक काम करते हैं, वो जीएसटी वो इनकम टैक्स कभी पे नहीं करेंगे। तो सरकार ने कहा जो लोग जेन्युइनली 1 लाख का टैक्स भर रहे हैं इनकम टैक्स, तो मतलब वो फेक नहीं होंगे, उनको इस प्रोविजन में नहीं फंसाते। तो 1 लाख का अगर आप टैक्स भर रहे हो तो आपके ऊपर ये जीएसटी का प्रोविजन नहीं लगेगा। नेक्स्ट, अगर आपको 1 लाख से ज्यादा का जीएसटी रिफंड हुआ है तो ऑब्वियस है आप एक जेन्युइन टैक्स पेयर होगे, बिकॉज आप जीएसटी रिफंड क्लेम कर रहे हो। रिफंड एक्सपोर्ट में मिला होगा या इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में मिला होगा, तो ऑब्वियस है आप जेन्युइन पर्सन हो, अगेन आपका आईटीसी डिनाई नहीं होगा। सॉरी, आपको 99% क्या, आप 100% आईटीसी यूज करके आउटपुट पे कर सकते हो। नेक्स्ट, आपने क्यूमुलेटिवली जिस मंथ की बात हो रही है उस मंथ तक क्यूमुलेटिवली ऑलरेडी 1% से ज्यादा कैश में पे कर दिया है। क्यूमुलेटिव काउंटिंग कर रहे हैं तो ऑलरेडी 1% से ज्यादा कैश पे हो चुका है। एंड लास्टली, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पीएसयू, लोकल अथॉरिटीज और स्टैट्यूटरी बॉडी, इन पे भी ये प्रोविजन अप्लाई नहीं करता। तो ये हमारा प्रोविजन था रूल 86B का, एंड दिस वाज द चैप्टर आईटीसी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिर्फ थ्योरी में पढ़ने से बात नहीं बनेगी, क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है, बट सारे के सारे प्रोविजन हमने प्रॉपर्ली डिस्कस कर लिए। एक भी सिंगल प्रोविजन भी मैंने स्किप नहीं किया, सारे के सारी चीजें आपको बता दी हैं कि अल्टीमेटली आईटीसी क्लेम करने से रिलेटेड कौन कौन सी कंडीशन है।
सबसे पहला सेक्शन 16 आपको कुछ कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। सेक्शन 17 मेन हाईलाइट, सेक्शन 17 5 है ब्लॉक ट्रेड, एंड देन है नेक्स्ट सेक्शन 18 जहां पे आपको कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस की बात की गई और हमने ऑर्डर ऑफ क्लेमिंग द आईटीसी और यूटिलाइजिंग द आईटीसी भी पढ़ा। तो ये था हमारा चैप्टर आईटीसी का। इसके क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अच्छे से सारे प्रोविजंस को पढ़ लेना और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इसको आप चैप्टर को पूरा प्रॉपरली रीड कर लेना।